अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है चैप्टर 3 देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का। आज के जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, रिलेशनशिप जो उसका है फॉरेक्स मार्केट के साथ वो देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव। तो डेफिनेशंस हम देख रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आ गया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो यूजुअली जो है ये 1 ईयर होता है, तो हर एक साल के बाद जो है ये आपका किया जाता है। ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो थे डेफिनेशन के, वो अगर आप ध्यान में रखें तो एक तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी आपके अलावा, आपकी कंट्री के अलावा, जैसे पाकिस्तान के अलावा सारे मुल्क वो इस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आएंगे, ठीक है। और उसमें आपके हमसाया ममालिक भी हैं और फर्दस्ट ममालिक भी आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसका मतलब यह है कि ये वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी क्वान्टिफाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो मेजर की जा सकती है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका रेजिडेंट का, यानी जो आपके कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, यानी नेशनल हैं, ठीक है, वो आपके मुल्क में ही रह रहे हैं। तो रेजिडेंट की जो अक्सर मुल्कों में जो डेफिनेशन है, रेजिडेंट इन अ गिवन ईयर उस इंडिविजुअल को माना जाता है जो मोर देन 90 डेज जो है इन अ स्पेसिफिक कंट्री रहे। कुछ कंट्रीज़ में ये 6 मंथ्स, 6 महीनों से ज़्यादा अगर आप रहे हैं तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। फिर फ्लोज वर्सेस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ये हम कैश फ्लोज की बात होगी, और स्टॉक्स ये मॉनेटरी और फिजिकल स्टॉक्स दोनों की बात होगी, यानी कैश और मर्चेंडाइज दोनों एलिमेंट्स इसमें आपके आ जाते हैं। अच्छा, अब उसी को अगर हम कंटिन्यू रखें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इनकी डेफिनेशन को, तो बेसिकली बीओपी जो है वो आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड है। फिगर्स में और मे नॉट बी सीजनबली एडजस्टेड। अब जो आपके अमाउंट्स हैं वो अगर सीजनबली एडजस्ट हो गई हैं तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक है, लेकिन आपको रिपोर्ट्स जरूर वो जितनी भी अमाउंट्स हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी की बात करें तो बीओपी कंसिस्ट ऑफ द करंट अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। तो दो मेजर एलिमेंट्स हैं, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके पास सबसे पहला जो एलिमेंट है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड का है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम मर्चेंडाइज अकाउंट भी कह रहे हैं, यानी, और ये मेजर होता है आपके एक्सपोर्ट्स वर्सेस इंपोर्ट्स रिलेशन, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी नेट सर्विसेज हैं। सो ये आपकी सर्विसेज रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड वर्सेस सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी आ सकती हैं, बिजनेस टू बिजनेस लेवल पे, कंट्री टू कंट्री लेवल पे भी आप सर्विसेज देते हैं, तो आपको उसके अगेंस्ट जो कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं वो आपके नेट सर्विसेज में आएंगी। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के एस्पेक्ट में अगर हम देखें एक्सपोर्ट्स वर्सेस इंपोर्ट्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बहुत कम ऐसे हिस्ट्री में 72 ईयर्स में हुआ है, 73 ईयर्स में टू बी वेरी प्रिसाइज, कि हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल रही हो, क्योंकि हम ज़्यादातर इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री रहे हैं। फिर करंट ट्रांसफर, तो करंट ट्रांसफर्स में न्यूमरस कैश फ्लोज हैं आपके। सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो आपके लोन्स हैं, लोन्स रिसीव्ड एंड उनकी जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स का मतलब है डेट सर्विसिंग जो आप करते हैं, ठीक है। कोई प्रीवियस लोन्स हैं उनके इनफ्लोज भी आपको आ सकते हैं। इसी तरह जो इंडिविजुअल ट्रांसफर्स हैं,
इंडिविजुअल ट्रांसफर्स कैश की, वो भी करंट ट्रांसफर्स में आती हैं। इनफ्लो इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों हो सकती हैं, यानी जो आपके लोग इंडिविजुअल इंटरनेशनली स्टे कर रहे हैं वो भी तो कैश जो है वो आपके मुल्क में भिजवाते हैं। ठीक, तो ये आपके करंट ट्रांसफर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। लोन्स हो गए, इसी तरह लोन्स के अगेंस्ट पेमेंट्स हो गई, इंटरेस्ट हो गए, आपके जो बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं आपने उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं आप। सो न्यूमरस एलिमेंट्स हैं करंट कैश फ्लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करें तो ऑफिशियल जो है वो और नॉन ऑफिशियल नेट जो हमारे पास फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो वो उसमें जो जो आपकी अनऑफिशियल ट्रेड हो रही है उसकी कैटेगरी भी जो है उसके भी कैश फ्लोज यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसको एस्टिमेट किया जाता है। न्यूमरस और बहुत सारे जो है वो अकाउंट्स फाइनेंशियल फ्लोज में आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अब इनमें ऑब्वियसली करंट और फाइनेंशियल के अलावा तीसरा मेजर एलिमेंट है वो कहलाता है बैलेंसिंग आइटम। सो वो इस करंट अकाउंट में नहीं डालते, वो फाइनेंशियल अकाउंट में हमेशा हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर कोई एरर्स एंड ओमिशंस हो जाए, यानी आप एक सिंपल सी बैलेंस शीट की एग्जांपल है, आपके एसेट्स जो है वो फर्स्ट करें 5 मिलियन के हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो आती हैं 3 मिलियन की, आपकी इक्विटी आती है फर्ज करें 1.5 मिलियन की। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए फर्ज करें एरर्स एंड ओमिशंस, क्योंकि जब पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी। अब आपकी बैलेंस शीट जो है वो इक्वल होगी 5 मिलियन 5 मिलियन। ठीक, तो ये हेड यहाँ है। चांसेस ये हैं कि ये हेड जो है वो यहाँ नेगेटिव भी होता, फर्स्ट करें यहाँ पे होता 2.5, तो आपकी कहते हैं कि माइनस में। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपके लिए बैलेंसिंग आइटम क्या रखना है, वो आपने फंड में ट्रीट करना है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखें तो ये $1 मिलियन में दिया हुआ है। सो ये आपका जो करंट अकाउंट है उसका जो दिसंबर 72 से लेकर दिसंबर 2002 तक का जो डाटा है उसमें आपको नज़र आता है कि वो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में ही रहा। ठीक, करंट अकाउंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो एक पार्ट था ऑस्ट्रेलियन का वो नेगेटिव ही रहा। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट जो है वो मैं साइन कर रहा हूँ। असाइनमेंट जो है उसको हम फर्स्ट असाइनमेंट कहते हैं। आपने पाकिस्तान का 1947 से लेके 2020 तक के बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, ये 4 एलिमेंट्स आपने उठाने हैं। हर इंडिविजुअल ने इसको सर्च करना है और उसका जो है वो हमने ग्राफ बनाना है। मुझे जो है ना ये डाटा एक्सेल शीट में चाहिए। ठीक है, एक्सेल शीट में चाहिए और उसी में आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे। चारों चीज़ों के लिए अलग अलग से शीट होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आपने पहली असाइनमेंट जो है वो कल तक यानी थर्सडे तक जो है वो आपने इसको सबमिट कराना है। मिडनाइट जो है वो उसकी डेडलाइन मैं बना दूँगा। सो ऑस्ट्रेलियन बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट को देखें तो वो नॉर्मली पॉजिटिव रहा है। करंट अकाउंट जो है वो उनका नेगेटिव रहा, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो पॉजिटिव रहा। तो देखें आप लोग जो पाकिस्तान का ग्राफ जब हमें बना के भेजेंगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो
हमारा करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है। अब ये बैलेंसिंग आइटम देखिए ज़रा। बैलेंसिंग आइटम जो है वो 1800 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक गया है तकरीबन माइनस में, और अगर आप प्लस में देखते हैं तो ये तकरीबन 1500 हाईएस्ट पॉइंट है उसका, 1500 प्लस में मिलियन डॉलर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी ये प्लस में गया। तो बैलेंसिंग फिगर बाज़ औक़ात जब वो इतनी बड़ी हो जाती है तो एक आइटम जो है उसमें आप और ऐड करोगे जिसका डाटा हमें चाहिए बैलेंसिंग आइटम का, कि पाकिस्तान का बैलेंसिंग आइटम की क्या। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे बैलेंसिंग। तो हम देखते हैं कि दी बैलेंस ऑफ पेमेंट का असल में फॉरेक्स मार्केट पे इफेक्ट किया है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू द फॉरेक्स मार्केट because transactions involving trade and capital flows give rise to the demand for and supply of currencies. तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ्लक्चुएशन की वजह से, यानी इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी की मूवमेंट, वो सारे फैक्टर्स को सामने रखें तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी, दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों में जो है वो वेरिएशन आती है जिसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है वो अफेक्ट होता है। द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द सप्लाई इज द सप्लाई फॉर डोमेस्टिक करेंसी एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब यह है कि जब आप डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सप्लाई है ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वो भी इंक्रीज कर देगी। ऐसे ही हुआ, ठीक। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, क्योंकि लोग आपको डोमेस्टिक करेंसी देके फॉरेन करेंसी खरीदना चाहते हैं। एंड वाइस वर्सा से मुराद ये कि अगर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी नीचे आती है तो सप्लाई भी डोमेस्टिक करेंसी की नीचे आएगी। अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वलेंट टू इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स। तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स जितने ज़्यादा हैं आपके, वही आपकी डिमांड को डिराइव करता है। डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि जो डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी की वो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो उसकी अगर हमारे पास कर्व आ जाए तो हम उसको बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं। अब द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वलेंट टू एक्सपोर्ट रेवेन्यू। दूसरा जो आर्गूमेंट है वो डिमांड था इंपोर्ट के लिए, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज बेसिकली इक्वलेंट टू एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा उतनी हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की सप्लाई अवेलेबल होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट से आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होती है। सो द सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड, इसका मतलब ये हुआ इज डिराइव्ड फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द सप्लाई ऑफ एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। तो यानी सप्लाई एंड डिमांड जो एक्सपोर्ट्स की है उसकी बेसिस पे आपकी जो है वो सप्लाई कर्व बनती है। तो डिमांड कर्व बनती है आपकी सप्लाई एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, और जो सप्लाई कर्व बनती है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई फॉर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व्स को अगर आप देखें तो ये जहाँ पे मीट कर रही हैं, ठीक, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कर्व्स अगर हम देखें ये और ये, तो ये जहाँ पे आपकी मीट कर रही हैं ये आपका बेसिकली एक्सचेंज रेट बन जाता है, ठीक।
आप करंट अकाउंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होने का मतलब यह है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ कम होगी, ठीक। अब प्रोडक्शन ज़्यादा होने से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर था वो तो था ही था। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पेंडिंग पावर है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, स्पेंडिंग पावर जो है वो इंडिविजुअल की वो बढ़ जाएगी। सो स्पेंडिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी जो डिमांड है फॉर प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट्स ही कह लें आप, मर्चेंडाइज, वो बढ़ जाएगी, ठीक। अल्टीमेटली इससे जो है वो आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। प्राइसेस इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि आपकी जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी वो इंक्रीज़ हो सकती है। जब वो इंक्रीज़ होगी इसका मतलब है आपका जो एक्सचेंज रेट है वो आपका इंक्रीज़ कर देगा, ठीक। सो आपके पास चूँकि स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है, आप ज़्यादा खर्च करेंगे, आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे। सो ये एक विशेष साइकिल है, जिससे आपका एक्सचेंज रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक। फिर एक्सचेंज रेट का एलिमेंट हमने अभी डिस्कस किए, जो करंट अकाउंट है। फिर करंट अकाउंट में देखें एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स, एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम कहते हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ा है तो इससे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से आपकी जो इंपोर्ट्स के एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे, ठीक। सो आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ जाएंगे। सो उसका अल्टीमेटली जो है वो अफेक्ट आपकी इकॉनमी पे नेगेटिव हो सकता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहां हम कहते हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंट जो है वो हम कंट्री हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि चूँकि आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स बढ़ने से आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, इससे इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज हो। इसी तरह ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का बड़ा फैक्ट होता है। तो अगर किसी कंट्री की तरफ से जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हों तो उनकी आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिनारियोज हैं उन पर बड़ा जो है वो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, और उसका अल्टीमेटली आपके एक्सचेंज रेट पे बड़ा इफेक्ट होता है। सो अगर आप ईरान की एग्जांपल को देखें तो कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उन पे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो डिक्लाइन पे है कंटिन्यूसली। अच्छा, करंट अकाउंट को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि आपकी जो ज़ीरो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो हो। सो वो जो आइडियली है वो अचीव नहीं हो सकती। अगर आप ये देखें तो इस डायग्राम में तो ज़ीरो आपकी यहाँ पे अचीव होती है। करंट अकाउंट की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। इसी तरह डिटेरियोरेटिंग करंट अकाउंट है, अगर आप उसकी एग्जांपल देखें तो जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती है। तो करंट अकाउंट के डिक्लाइन होने से आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो इंक्रीज। जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसकी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट का वो टैक्सेस था। सो टैक्सेस जो है अगर आपके बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके रेवेन्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। टैक्सेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब रेवेन्यू डिक्रीज। रेवेन्यूज़ बढ़ने से आपका जो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ करते हैं वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे। सो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं बढ़ने से आपका जो इकॉनमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो किसी न किसी तरह से जो है डिपेक्ट होती है और वो इंक्रीज होती है एंड सो ऑन। बाकी साइकिल फिर वो वही होगा जैसे हमने पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का देखा। इस तरह कैपिटल कंट्रोल्स बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहा था। जैसे अभी आजकल FATF का इशू है, जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ठीक, प्रोसेस में क्लैरिटी हमें प्रोसेस में एज वेल एज जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, और फिर जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है उसके हवाले से भी। सो हर हवाले से जो है वो हमें क्लैरिटी क्रिएट करनी। जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्रीज। जैसे हमने कहा था कि इंडिविजुअल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। सो न्यूमरस वेज में ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। द एक्सपेक्टेड चेंज इन द एक्सचेंज रेट को अगर हम देखें तो वो इन सारे फैक्टर्स को की वजह से जो है वो चेंज आता रहता है। तो एक्सपेक्टेड चेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड चेंज जो है वो फाइंड आउट होता है आपके जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं फ्यूचर के, वो अपना रोल जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ख़ास तौर पे कौन से कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं? हम इनफ्लोज की बात कर रहे हैं। आउटफ्लोज आपके एक्सचेंज रेट को डिक्लाइन करने का बायस बनते हैं। सो अगर आपके इनफ्लोज ज़्यादा होने के चांसेस हैं तो इसका मतलब है आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा या इम्प्रूव होगा, ठीक। माइंडेड एक्सचेंज रेट के इम्प्रूव होने का मतलब ये है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सचेंज रेट कम होगा। यानी अगर आपका जो PKR US डॉलर था वो 165 से अगर 160 पे आ जाता है तो इसका मतलब है इम्प्रूव हो। इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट कम हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक। और इसको जो है वो हम एप्रिसिएशन, इम्प्रूव की वजह से एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, एप्रिसिएशन, ठीक है, या रीवैल्यूएशन कहते हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स में ये ध्यान में रखिएगा। अगर वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है यानी डिमांड सप्लाई गैप की वजह से हो रहा है तो वो एप्रिसिएशन होगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू हो रहा है यानी पॉलिसी डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने कि आज से हमारा एक्सचेंज रेट ये है, सो पॉलिसी के थ्रू हो रहा है तो वो रीवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है वो डेप्रिसिएशन भी हो सकती है और एप्रिसिएशन भी हो सकती है। सो डेप्रिसिएशन का एक अपोजिट जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप देखें, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन है आपकी, सो डेप्रिसिएशन है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डिमांड एंड सप्लाई के एस्पेक्ट में जब हम करते हैं। तो डिक्लाइन का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक। यानी 165 से फर्स्ट करें 170 हो गया तो ये डेप्रिसिएशन की निशानी है। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक हो गया। इसी तरह डिवैल्यूएशन का जो अपोजिट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड डिवैल्यूएशन। तो अगर वो पॉलिसी के थ्रू हो रहा है, पॉलिसी डिसीजन की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ा है तो दैट इज़ कॉल्ड डिवैल्यूएशन। अब एक और कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, उसको देखते हैं हम। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज़ एन इंडेक्स ऑफ, क्या है ये? इट्स एन इंडेक्स ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स अगेंस्ट द करेंसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि PKR USD है हमारे पास 160, PKR GBP है हमारे पास फर्ज करें 200, PKR फर्ज करें हमारे पास है इंडियन रुपी तो वो है
2.5, अगर हम कहें PKR अफगानी है हमारे पास, वो है जी 2.1। सो फर्ज करें हम इन 4 मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं, इसके साथ हम 50% ट्रेड करते हैं, इसके साथ हम 30% करते हैं, इसके साथ 10% करते हैं और इसके साथ 10% करते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। सो अब मैं इनका वेटेड एक्सचेंज रेट जब फाइंड आउट करूँगा तो ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ठीक है, मैं EER फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा 0.5 ऑफ 160 प्लस 0.3 ऑफ 200 प्लस 0.1 ऑफ 2.5 प्लस 0.1 ऑफ 2.1। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 80, ये आएगा 60, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.21, तो ये आएगा 140.46। ये मेरा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ गया इस एग्जांपल के तहत। तो यहाँ पे अजम्पशन ये थी कि हम सिर्फ इन्हीं 4 मुल्कों के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं, के खिलाफ नहीं, इनके साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट किस तरह से फाइंड आउट होगा। तो ये वही वेट को मल्टीप्लाई करना है वैल्यू से जो हमारे पास एक्सचेंज रेट है, ठीक है। हम अगर उसको कर लेते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा, ठीक। दूसरा हमारे पास फार्मूला ये भी है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ करेंसीज हो तो हम जो वैल्यू है उसको पावर ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट लेंगे, तो हम प्रोडक्ट लेके यानी सबको जो है वो प्रोडक्ट लेके और उतनी पावर से जो है वो हम उसको जब देखते हैं तो हमारे पास जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो कैलकुलेट है। तो ये पहला मेथड हमने किया प्रोडक्ट वाला, ठीक है, सम वाला। तो ये दूसरा मेथड जो है वो प्रोडक्ट वाला भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक्सचेंज रेट फाइंड आउट। सो अब अगर आप ट्रेड वेटेड इंडेक्स देखें RBA का, 1970 को उसने बेस बनाया 100 का, तो यानी यहाँ पे 1970 होगा क्योंकि 72 से स्टार्ट है। सो जो वेटेड इंडेक्स है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 100 से अगर स्टार्ट हुआ है तो तकरीबन 42-43 पे खड़ा है, यानी उसकी वैल्यू डिक्लाइन की। फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारा रियल एक्सचेंज रेट का। सो रियल एक्सचेंज रेट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर डिफरेंसेस इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन रेट्स। यानी अगर मुझे रियल एक्सचेंज रेट पता है तो इसका मतलब ये है कि वो कैसे जब मैं मालूम करूँगा वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट मेरे पास होना चाहिए, उसमें से मैं इन्फ्लेशन माइनस करूँगा, यानी इन्फ्लेशन इफेक्ट उसमें से माइनस कर लो तो मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका हमने एक और तरीका भी जो है वो हमें पता है कि हम इसको 1 प्लस नॉमिनल एक्सचेंज रेट को डिवाइड करें 1 प्लस इन्फ्लेशन के साथ और उसमें से -1 कर दें तो फिर भी रियल एक्सचेंज हमारे पास एक्सचेंज रेट आ जाता है हमारे पास, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट है आपकी जो क्वांटिटी है XY की, यानी जो आपकी डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है स्पॉट रेट पे XY के और प्राइसेस के जो फॉरेन कंट्री में और डोमेस्टिक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका फंक्शन जो है वो आपके पास ये आपका आ जाएगा। So real effective exchange rate can be calculated from the real bilateral exchange rate. So real bilateral exchange rates अगर हमारे पास हों, so bilateral क्या आते हैं हमारे पास,
हर एक का वेट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। हम सम से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने कंपैरेटिवली जो टाइम ड्रिवन जो चेंज ऑफ क्यू है उसको, यानी फर्स्ट करें PKR USD आज से 1 साल पहले था 165, PKR USD आज है फर्स्ट करें 170। तो मैं अब ये इस इक्वेशन को कैसे मैं कहूँगा कि जो हमारे पास जो रियल एक्सचेंज रेट है 170 आज का, सॉरी पास्ट का पहले ऊपर है, पास्ट का पहले हम T-1 की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास T0 है, ठीक, वो पास्ट का था। तो 165 डिवाइडेड बाय, इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे और उसको आप अपने रेलेवेंट वेट से करेंगे। अगर हम पिछली एग्जांपल को देखें तो हमने US डॉलर को 0.5 दिया था, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो सबके वेट्स को अकॉर्डिंगली आप जो है वो ऐड कर लेंगे। सो अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एग्जांपल लें तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपको 95 को 100 कंसिडर किया, उसने 95 को बेस बनाया उसने। अगर आप यहाँ कहीं 95 ये आपका बेस रेट, और उसके हिसाब से उसने जो इंडेक्स बनाया है आपका, सो रियल इफेक्टिव जो है वो लेस देन बेस होता जा रहा है टिल 2002, और अगर उससे पहले की बात करें तो दैट वाज इन फेवरेबल सिचुएशन।